चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है और भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की चुनाव प्रणाली खतरे में है। भारत में आज की तारीख में एक ही शास्त्र है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। कि चुनाव आयोग किस तरीके से लगातार कह रहा है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और समाजवादी। देखिए, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत रखे हैं वो चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट से ही रखे हैं, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से ही रखे हैं। तो इसमें ये कहना तो कोरी बहानेबाजी है कि इसमें पहली बात तो वो कह रहे हैं शपथ पत्र हमने दिए थे। समाजवादी पार्टी ने 2022 में यही आरोप लगाया था कि पीडीए समाज के वोट चिन्हित कर करके काटे गए। तो चुनाव आयोग ने कहा शपथ पत्र दीजिए, हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, आज तक चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये केवल चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है और भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की चुनाव प्रणाली खतरे में है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहली शर्त है लोकतंत्र की। लेकिन भाटी जी, चुनाव आयोग लगातार अपनी बात को नकारता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग सबूत दे, सुप्रीम कोर्ट भी खास कुछ कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में उस तरह की कार्रवाई की है, जैसे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी और भी कई काम हुए हैं। लेकिन चुनाव आयोग जवाब दे रहा, चुनाव आयोग ये बताया नहीं कि एक आदमी की 5 स्टेट में वोट है तो उसका कारण बताए। एक मकान में 80 वोट बनी हुई हैं और अलग अलग धर्म जाति के लोगों की वोट बनी हुई है और उसमें एक कमरे का मकान है, तो उसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है, चुनाव आयोग को जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि फर्जी वोटों से जीते तो फर्जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार में, वो चोरी के वोटों से बने हैं, वो अवैध प्रधानमंत्री हैं, वो वैध प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री खुद भी वाराणसी में बेईमानी करके जीते हैं। जा रहे थे, वहां पर हमला कर दिया गया था 2 युवकों के द्वारा। क्या नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है? बोलने पर जो आजादी है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे देश और हमारे समाज की ये विडंबना है और बहुत ही चिंता की बात है और बहुत ज्यादा शर्म की भी बात है कि जिसने भी सामाजिक कुव्यवस्था के खिलाफ, सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्हीं के ऊपर हमले हुए हैं। आज नहीं, गौतम बुद्ध के समय से गौतम बुद्ध के ऊपर भी हमले हुए, कबीर के ऊपर भी हमले हुए, बाबा साहब के ऊपर भी हमले हुए। जो लोग इस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी एक कड़ी में आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, धार्मिक पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो सामंतवादी वर्ग है वो बौखलाया हुआ है, वो बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। लेकिन सर, धर्म को आप निशाना बनाते हैं, आप भी बोल के आए ना अभी आप कहते हैं कि रामचरितमानस को हटा दीजिए, तो जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो है हम नहीं मानते उनको, तो आप उनकी जो धार्मिक जो भावना उनको आहत करते हैं। सर, आप ऐसे प्रश्नों पर बाइट नहीं होनी चाहिए, एक लंबी वार्ता होनी चाहिए, ठीक है नहीं? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आधे मिनट में नहीं दिया जा सकता। रामचरितमानस को आप किस दृष्टिकोण से धर्म ग्रंथ मानते हैं? रामचरितमानस एक कविता की किताब है, महाकाव्य में आती है, लिटरेचर के विभाग में ही पढ़ाई जाती है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में। और लिटरेचर में आलोचना एक बाकायदा विधा है, साहित्यिक किताबों की आलोचना हो सकती है। तो रामचरित की मानस की आलोचना करना धर्म की आलोचना करना कैसा हो गया? वो शास्त्र नहीं है, न धर्म शास्त्र है। और शास्त्र वो होता है जिससे सामाजिक व्यवस्था के नियम लागू होते हैं। भारत में आज की तारीख में एक ही शास्त्र है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, और दूसरा कोई शास्त्र नहीं। सनातन है क्या? हमें आज तक यही पता नहीं, आप बता दो क्या है, क्या है सनातन? सनातन शब्द तो पहली बार बौद्ध साहित्य में आता है, ऐस धम्मो सनातनो। तो सनातन की परिभाषा तो पहले क्या है सनातन? किसी को नहीं कोसते, वो एक सच्चाई की बात कह रहे हैं। लेकिन जो हमलावर है उनमें ब्राह्मण है, एक यादव है, और यादव तो शूद्र में आते हैं, उनके बाल कतरे गए थे। सामंतवादी मनुवादी किसी भी जाति धर्म में हो सकते हैं, ये जाति धर्म ज्यादा महत्व नहीं रखता, विचार ज्यादा महत्व रखते हैं। ब्राह्मण पूजनीय है सर। गौतम बुद्ध की हत्या का प्रयास उन्हीं के भतीजे ने, भाई थे उनके, उन्होंने किया था। ब्राह्मण ऐसे पीटो, ये नहीं है सवाल, ये नहीं है किस जाति के। पब्लिक डोमेन में ब्राह्मण को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है, 20 लोगों ने पीटा। ब्राह्मण समाज से हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ब्राह्मण समाज का हम सम्मान करते हैं और हमें हर जाति का सम्मान करना चाहिए। हर जाति हर धर्म को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। उसी क्रम में ब्राह्मण भी आता है, राजपूत भी आता है, गुर्जर भी, जाटव भी, सब बराबर हैं।
हमें उन व्यक्तियों से दिक्कत है जो पाखंड परोसते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो गूजर हो चाहे वो यादव हो। कथावाचक है सर, वो कह रहे हैं कि 100 में से 4 महिला केवल पवित्र है, कथा बाकी कथा अवाचन, जैसे नाई का धंधा है बाल काटना, ठीक है नहीं, मोची का धंधा है जूता बनाना, ऐसी कथावाचक का धंधा है अपना कथा कहना। वो अपना धंधा करें, वो समाज के ठेकेदार क्यों बनते हैं। और सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं सामाजिक समता और समानता के हिमायती भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद मैं साहस, शौर्य, स्वाभिमान की प्रतीक, नारी अस्मिता की प्रतीक स्वर्गीय फूलन देवी जी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और मैं भाई मुकेश सिद्धार्थ जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उस महिला के जन्मदिन पर आप इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं जो समस्त महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, महिला समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो संसाधन है उनमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। अगर ये बहन जी फूलन देवी जी किसी उस समाज में, शक्ति संपन्न समाज में पैदा हुई होती तो आज भारत में देवी के तौर पर पूजी जा रही होती। लेकिन हमारा समाज इतना कमजोर समाज है कि हम ठीक से उनका महत्व लोगों को बता नहीं पा रहे, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, विचार सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, विचार से ही दुनिया आगे बढ़ती है। और विचार एक दूसरे को देख के विचार की प्रेरणा मिलती है। आज एक कार्यक्रम मुकेश सिद्धार्थ जी ने किया है, यहां से 10-20 लोग ऐसी प्रेरणा लेके जाएंगे कि इस तरह के और कार्यक्रम करेंगे। इस तरह गहन अंधकार हो तो विचारधारा के दीपक से ही प्रकाश होता है। मुझे याद है योगी प्रताप जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला लेता है। अगर आज मुकेश सिद्धार्थ जी ने विचार का दीपक यहां जलाया है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जो हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं कि हम इन दीपकों को अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ले, अपनी अपनी बस्ती, अपने अपनी कॉलोनी में लेके जाएं और लोगों को बताएं कि क्या क्या अन्याय इस व्यवस्था में हो रहे हैं। मुकेश सिद्धार्थ जी ने इस कार्यक्रम में 4 वक्ता रखे हैं। कार्यक्रम को बहुत सुंदर उन्होंने नाम दिया है सामाजिक समावेश सम्मेलन। समावेश करना अगर हम सीख गए तो हम जो वंचित लोग हैं वो प्रभुत्वशाली लोग हो जाएंगे, हम जिस चीज से दूर है वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, प्रोफेसर नरपाल जी भी इस बीच में आकर बैठ गए, मैं देख नहीं पाया, माफी चाहता हूँ, आपका भी स्वागत है। बहुत हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत विचारशील, बहुत शानदार वक्ता भी हैं और प्रोफेसर हैं, आपसे हम सीखते हैं, आप इस बीच में आ गए हैं। तो मैं इन्होंने 4 वक्ता रखे इस कार्यक्रम में और 4 बिंदु दिए हैं बोलने के लिए। तो मेरा मानना है कि 4 वक्ता सारे बिंदुओं पर बोलेंगे तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। एक एक बिंदु पर एक वक्ता थोड़ा विस्तार से बोल दे और थोड़ा थोड़ा सब कुछ छू दे। तो मैं एक बिंदु पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं जो इन्होंने दिया है, किस आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति करता है। मुकेश सिद्धार्थ जी जो आपको निमंत्रण मिला होगा उसमें 4 बिंदु लिखे, सामाजिक इसमें जो है आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, समाज का विभाजन कैसे किया गया, ये जो है मैं ये कहना चाहता हूं आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना नहीं सीखेंगे। केवल हमें अपनी बुद्धि और विवेक के प्रयोग करने की जरूरत है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, जिन लोगों ने हमें व्यवस्था में फंसाया है, जिन लोगों ने हमें जाल में फंसाया है, बहुत विद्वान नहीं है। हम अपनी विद्वता का
उनसे ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, उनसे ज्यादा विवेक हमारे पास है, उनसे ज्यादा विचार हमारे पास है, उनसे ज्यादा उपलब्धियां हमारे पास है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें उन्होंने झूठी कहानियां बता रखी हैं, झूठे पाखंड दे रखे हैं, अंधविश्वास परोस रखे हैं, और हम ज्ञान समझ के अपने आप में मगन हुए घूम रहे कि ये ज्ञान की बात है। काल्पनिक किताबों को ज्ञान कहते हैं, काल्पनिक कहानियों को ज्ञान कहते हैं। हमें बता रखा है कि कुछ लोग मुंह से पैदा हुए थे, कुछ उदर से पैदा हुए थे, कुछ भुजाओं से पैदा हुए थे, कुछ चरणों से पैदा हुए थे। और अगर हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं नहीं? बताओ, आप हाथ उठा के बताओ, हम मूर्ख हैं नहीं? तो क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? सारे मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होते हैं। और वो अगर बात है कि आज देश में नॉन बायोलॉजिकल आदमी भी है, लेकिन बाकी तो हम सब एक तरीके से पैदा होंगे, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पे हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। हम जिस दिन विवेक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम इनकी काल्पनिक झूठी कहानियों का खंडन करना शुरू कर देंगे और उनकी समीक्षा शुरू कर देंगे, उस दिन से सामाजिक एकता और आर्थिक बराबरी प्राप्त हो जाएगी। हमें बांटा गया है, षड्यंत्रपूर्वक बांटा गया है, साजिशन बांटा गया है। ये जो वर्ण विभाजन है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये कोई कुदरती व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, ये मानव निर्मित व्यवस्था है। और ये कुछ धूर्त लोग हैं, उन्होंने विद्वान नहीं बोलूंगा, विद्वान तो है ही नहीं, कुछ धूर्त लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए, बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए, पीडीए समाज को गुलाम बनाने के लिए वो काल्पनिक कहानियां, काल्पनिक किताबें लिख के काल्पनिक व्यवस्था में बना दी है, और हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग न करके उस व्यवस्था को ढोते जा रहे हैं। जब इन लोगों ने व्यवस्था शुरू की होगी तो इन्होंने सोचा, पहले उन्होंने वर्ण विभाजन कर दिया कि हमारा काम बुद्धि का काम रहेगा, पढ़ने लिखने का काम हम करेंगे, किताबों में क्या लिखा हुआ हम बताएंगे, लिखेंगे, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे ये तलवार चलाएंगे, इनका काम शासन करने का रहेगा। तीसरे धर्म का काम देखेंगे और बाकी श्रम का काम करेंगे। अब जब उन्होंने देखा कि श्रम का काम करने वाले तो बहुत ज्यादा संख्या में है और ये किसी दिन एक हो गए तो तुम्हारे व्यवस्था को पलट देंगे, तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जो खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी, और जो पशुपालन करेगा उसकी अलग जाति होगी, और जो हाथ का दस्तकार होगा उनकी अलग जाति होगी। फिर देखा गया कि अब भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी विभाजन किया। बोले जो अन्न की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो फूलों की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो तालाब में सिंगार वगैरह की खेती करेगा उसकी अलग जाति, और जो सब्जियों की खेती करेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह पशुओं को पालना कि जो ऊंट और घोड़े पालेगा उसकी अलग जाति, जो भैंस और गाय पालेगा उसकी अलग जाति, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति, और जो मुर्गी बकरी और ये पालेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह दस्तकारों को बांटा कि लकड़ी के दस्तकारों की अलग जाति, सोने के दस्तकारों की अलग जाति, लोहे के दस्तकारों की अलग जाति। तो ये विभाजन किया गया, और फिर उनमें भी और जाति बनाई, फिर उनमें गोत्र बनाए गए, और हम किसी और के द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को, जो हमारे खिलाफ है, जो हमें गुलाम बनाती है, जो हमें कमजोर बनाती है, उसकी रक्षा करने के लिए हम कर रहे हैं लोगों से। मैं तो कम से कम मैं रोज झेलता हूं, मैं गुजर जाति से आता हूं, और हमारी गुजर जाति अब इस समय विचार के मामले में बहुत पीछे है। कई अच्छाइयां हैं गुजर जाति में, लेकिन विचार के मामले में बहुत पीछे है। जब मैं लिख देता हूं कोई धर्म व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, कहीं सोशल मीडिया पर तो सबसे पहले मुझे निकाल देने आते हैं, मुझे कहते हैं तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। इन्हें गुलामी में आनंद आ रहा है, और ये हर जाति का हाल है, क्योंकि जो जिन लोगों ने बनाई थी, धूर्त लोगों ने, उन्होंने ऐसी सीढ़ीदार व्यवस्था बनाई, इतने खाने बना दिए कि हर सीढ़ी पर खड़ा आदमी ये देख के घुसे के नीचे वाली सीढ़ी पर भी कोई है। मैं इस
इससे तो ऊपर की सीढ़ी पे हूं, ये नहीं कह रहा कि मेरे ऊपर की सीढ़ी पे कौन है, और ये नहीं कह रहा कि सीढ़ियों को तोड़ो, हम मैदान में खड़े होंगे, सब एक बराबर में खड़े होंगे, ये सीढ़ियां नहीं क्यों? तो जो हम लोग जो हमें नाम बनाने की व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था में हम उसकी भूलवश या नासमझीवश या अज्ञानतावश उसी की रक्षा करने में लगे हुए, उसी में आनंद ले रहे हैं। जबकि सारा ज्ञान, अगर कुछ अच्छा काम किया है इतिहास में, अगर कोई उल्लेखनीय काम किया है, कोई शानदार काम किया है, कुछ उपलब्धियां हैं, तो वो हमारे नाम पे है, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने देश में कपड़ा बुनना सीखा, कपड़ा बुना, उस कपड़े की शोहरत सुन के अंग्रेज यहां तक आए। हमारे बुजुर्गों ने अन्न पैदा करके इस देश का पेट भरा, हमारे बुजुर्गों ने पशुपालन करके दूध पिलाया इस देश को, हमारे बुजुर्गों ने टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को शानदार खराब खराब के कोसी मेरी बनाई, फर्नीचर बनाए। हमारे बुजुर्गों ने चमड़े को साथ साथ के उससे जूते बनाए, कपड़े बनाए, कोट बनाए, दूसरी चीजें बनाई, चांदी सोने के आभूषण बनाए। ये सब हमने किया, तुमने क्या किया भैया? तुमने तो झूठी कहानी लिख रखी है कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने उसका समुद्र का मंथन किया था, और वो पहाड़ों जो नथनी को बना लिया मथनी, और कौन सा नाग था वासुकी नाग को जो बेटी बना लिया, और फिर उसमें से विष निकला, अमृत निकला, गाय निकली, घोड़ा निकला, और पता नहीं क्या क्या निकला, उसमें से पेड़ निकला, कल्पवृक्ष है। आपकी कहानी है। एक चीज कही जाती है कि इस वर्ण व्यवस्था में, इस जाति व्यवस्था में, कि भाई ज्ञान का काम ब्राह्मण का और राज करने का काम राजपूत का। मैं ब्राह्मण और राजपूत को कतई विरोधी नहीं हूं, मैं सम्मान करता हूं सब, क्योंकि मैं मानता हूं कोई जाति, कोई धर्म अच्छा है बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छे है बुरे होते हैं। किसी जाति को हमें बुरा बताना चाहिए, लेकिन जो किसी जाति को ऊंची बताते हैं, किसी जाति को नीची बताते हैं, उससे हमारा विरोध है, और वो बुरा मानते हैं, वो माने हम 100 बार इसका विरोध करेंगे। कोई जाति ऊंची जाति या कोई जाति नीची जाति नहीं होती, जाति और धर्म ऊंचे नीचे नहीं होते, मनुष्य अच्छे या खराब होते हैं। तो मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा, मुझे उनसे कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, लेकिन मैं उस बात का खंडन कर रहा हूं कि एक वर्ग को, एक जाति को एक काम की जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि ज्ञान का सारा काम तो ब्राह्मणों का, राज करने का काम राजपूतों को। इस देश में कोई एक काम मुझे गिनवा दे जो ब्राह्मणों ने किया हो, जो ज्ञान का काम हो। कोई नया आविष्कार किया हो, कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया हो, किसी बीमारी की दवाई बनाई हो, किसी समस्या का निदान किया हो। और राजपूतों के साथ जहां तक बात है, जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो हमारी अपनी सभ्यता थी, वो इतनी शानदार सभ्यता थी, उसकी खुदाई और चीजें मिल रही हैं, उसमें जो लेख मिले हैं उन्हें आज तक ये लोग पढ़ नहीं पाए। इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञान के ठेकेदार हैं कि जो हड़प्पा की खुदाई में तांत्रिक मिले, जो वहां पे जो लिपि मिली है, उस लिपि को आप तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद फिर वैदिक काल के बाद जो पहला साम्राज्य अगर दुनिया में, हमारे देश में, भारत में है, तो नंद साम्राज्य है, जो बड़ा साम्राज्य है, मगध का नंद साम्राज्य है। नंद कौन थे? नाई थे, ओबीसी थे, पीडीए थे। महाराज कौन थे? नाई थे। नंद का शासन हटाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर 6-7 पीढ़ी तक मौर्यों का शासन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, फिर अशोक के 4-5 बेटे थोड़े दिन रहे, फिर उनका पोता वृत्रथ, वृत्रथ की हत्या की पुष्यमित्र ने, फिर 200-250 साल ब्राह्मण का शासन हुआ, पुष्यमित्र ब्राह्मण था। उसके बाद आ जाता गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो गुर्जर, पाल और ये जो है राजपूत, सबने जिन्होंने इतिहास पढ़ा यही तो कारण है। इसके बाद बाहर के लोग आने शुरू हो जाते हैं, फिर गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, और ये है ना, फिर मुगल आ गए 1426 में। 250-300 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेज शासन कर गए, तो राजपूतों का शासन कर रहा। इनके रहे छोटे छोटे
25 गाँव के छोटे छोटे रात इधर उधर रहे, तो ये कहना गलत है। दूसरा ये कि इनका काम बुद्धि का है, बुद्धि में कौन सी रिसर्च? याद आज इस माइक का बोल रहे तो क्या इसका आविष्कार भारत में हुआ? क्या इस कमरे में एसी चल रहा है, इसका आविष्कार भारत में हुआ? बिजली का आविष्कार भारत में हुआ? हवाई जहाज में उड़ते हैं क्या, उसका आविष्कार भारत में हुआ? मोबाइल फोन का आविष्कार क्या भारत में हुआ? और तो छोड़ो, ये आजकल जो यूज करते हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब यूज करते हैं, यूट्यूब, कोई आविष्कार भारत में हुआ? वो अलग बात है, पूरे दिन भारत ही लगा रहता है उसमें, लेकिन आविष्कार तो बाहर हुए। क्यों हुए बाहर? इन्होंने हमारी बुद्धि खोल नहीं थी। इन्होंने झूठी कहानी में बन करके प्रश्नों के काल्पनिक उत्तर दे देंगे। हमने पूछा भाई बारिश कैसे होती है, बोले मैं बताता हूँ, एक इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जब बारिश करके आओ। कि भाई भूकंप कैसे आते हैं? बोले वो गाय का सींग पर नदी रखी हुई है, जब गाय का सींग उठना लगता है, वो सींग बदलती है तो भूकंप आ जाता है। और एक मूर्ख तो और भी भयंकर बात कह रहा है, मूर्ख जो अपने आप को क्या कहते हैं, विश्व गुरु क्या कहते हैं, नहीं वो दूसरे तो शब्द कहते हैं जो दुनिया में पूरे गुरु होता है, जगत गुरु, जो अपने आप को जगत गुरु कहता है। ये बहनें बैठी है मेरी, लेकिन बताना जरूरी है। वो कह रहा है स्त्री के स्तनों में इतना भार होता है कि स्त्री के स्तन जमीन पर झुक जाए कि जमीन सहन नहीं कर पाती और तब भूकंप आता है। ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, अभी ताज़ी है। ऐसी काल्पनिक कहानी हम बता रखी है। हमने कहा भैया ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पढ़ते हैं कि वो राहु केतु लोग सूर्य को नाराज हो जाते हैं, वो ग्रस लेते हैं और उस टाइम पर समझ लो करो, दान दिए करो। और तो छोड़ो, ये तो लंबी बात है, चलो थोड़े दूर की बात है। इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहां से निकलती है। उन्होंने इतना प्रयास भी किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाकर देख लेते ये कहां से निकलती है। बोले ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी के कटान में आती है और फिर शिव जी कट खोल देते हैं और गंगा बह जाती। गंगा से दान भी करवाते हैं। गंगा को मतलब क्या होता, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर अपने परिवार से कह सकता हूं कि हमारा परिवार इन मूर्खता को बातों में क्यों विश्वास करता है, इन मूर्खता को बातों का खंडन क्यों नहीं करता। तो आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, आपका सवाल है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी कब हो? सामाजिक आर्थिक बराबरी जब जिस दिन हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल चेचक का प्रकोप होता था, लाखों लोग मर जाते थे। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि कुछ इसको देख लें कि इसकी कोई दवा है खोज लें। लोगों को बहकाते रहे कि माता है, माता की पूजा करो और डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो माता भड़क जाएगी। और बोले वो चावल वो बनाते थे, और चावल गर्मी क्या हमारे चावल के ऊपर पूरा है और उन्हें खा के चले जावे, कह रहे माता का प्रकोप शांत हो जाएगा। वो अमेरिका में डॉक्टर जयराम ने इसका टीका खोल दिया, पूरे दुनिया से माता ही खत्म कर दी। आज इमाम है वो दुनिया में चेहरे ढूंढ कर दिखाते, पोलियो को खत्म कर दिया डॉक्टरों ने। पोलियो के जब बच्चे होते थे कहते थे ये ग्रहण में खड़ी है, ये ग्रहण में चारपाई में बैठ गई होगी महिला। ग्रहण पड़ते हैं तो आज भी हमारे समाज में कितने मूर्ख लोग हैं, गर्भवती स्त्रियों को खड़ा रखते हैं, उनको बैठे खड़ी हो जाओ ग्रहण पड़ रहा है। तो जब तक इन मूर्खताओं से हम नहीं मिलेंगे, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, और जिन किताबों में हमारे खिलाफ बातें लिखी हुई है, हमारी गाली लिखी हुई है, हम उन्हें पूछ रहे हैं। रामचरितमानस कहती है पूजिए विप्रशील को ही ना शूद्र में लोगों के हाथ में, और कहती है ढोल गवार शूद्र को सुनाई शकल तारना कहता है। ये शूद्र को कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो, इससे कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो। ढोल गवार शूद्र को सुनाए, और हम पैसे खर्च करके उधार लेके कर्जा करके और पंडित जी के लिए खीर बना के और माइक लगा के इनके चौपाइयों को अपने घर में गवा रहे हैं, जो हमें गाली दे रही है, जो हमारी गुलामी का प्रबंध कर रही है। तो मैं ये किया किसी किताब का भी एक बहन बोल रही थी
बात को जवाब होनी चाहिए। मैं भी सहमत हूं इस बात से, किसी को जलाना भाना नहीं चाहिए, लेकिन उससे सीख लो कि वह षड्यंत्र क्या है। इस षड्यंत्र को ऐसा ही दूर किया जा सकता है कि जो हमें वर्ण के बाद पैसे के आधार पर हजारों जातियों में बांटा गया है, उन सबको एक कर दो। लोहिया जी बाबा साहब अम्बेडकर का नारा था कि जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, समाज को जोड़ो। इन जातियों को तोड़ के हमें एक वर्ग बनना होगा, एक ग्रुप बनना होगा, एक समूह बनना होगा। और मुझे कई जगह आलोचना सहनी पड़ी है, लेकिन मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, उसकी सबको पहचान है कौन ब्राह्मण है। कोई फर्जी आदमी नहीं कह सकता मैं ब्राह्मण। क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है। बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं और 5वां कोई वर्ण ही नहीं था व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। तो किसी गलतफहमी में ना है, बाकी सब शूद्र है। अगर ये शूद्र एक हो गए और इन शूद्रों ने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग शुरू कर दिया, तो जो उनके सिद्धांत चाह रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम एक दादी में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो बाद में लगा था। मुकेश जी को मैंने पहले टाइम दे दिया था, इसलिए मैंने उनसे निवेदन कर लिया कि आप मुझे शुरू में बुला देना, तो मुझे निकलना पड़ेगा, उसमें मेरे पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे इसके लिए